हेलो एवरीवन, अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह पार्ट कैसा लगा। करण ने ब्रेकफास्ट बनाया और उसे लेकर कायरा के कमरे में ले आया और फिर वह मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाला था कि तभी वह एकदम से ही रुक गया और साथ ही उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसने देखा कि कायरा ने अपने कमरे की खिड़की को खोल रखा है, जिसके कारण सूरज की हल्की हल्की किरण उसके ऊपर पड़ रही थी, जिसमें वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और उसने अपने कंधे पर वायलिन को रखा हुआ था, जिसने उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए थे। और कायरा को देखकर करण को ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वह कायरा ना होकर क्यारा है, क्योंकि कायरा को अगर एक मार्क्स लगा दिया जाए तो वह सेम टू सेम क्यारा ही लगेगी, जिसके कारण करण को एक पल के लिए तो लगने लगा जैसे कि वह सच में क्यारा ही है। वहाँ पर दृश्य काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वहाँ पर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एक कमी थी वह थी खुशी की, क्योंकि कायरा एक उस वायलिन में खोई हुई एक सैड धुन बजा रही थी, जिसके कारण वहाँ का वातावरण भी बिल्कुल सैड और मायूस भरा हो गया था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि कायरा वहाँ पर सिर्फ अकेली है, जहाँ पर उसके हाथ को थामने वाला कोई भी नहीं है। और वह धुन बजाते समय उसकी आंखें बंद होने के बाद भी उसमें से लगातार आंसू निकल रहे थे और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसे अभी तक इस बात का भी एहसास नहीं हुआ था कि कोई उसके रूम में आ चुका है। उसे ऐसे देखकर ना जाने करण को क्या हुआ, उसकी आंखें भी एकदम से ही नम हो गई। और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे को कॉफ़ी टेबल पर रखा और कायरा की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने कायरा पर से वह वायलिन को ले लिया, और जैसे ही करण ने उस वायलिन को लिया वैसे ही कायरा ने जल्दी से अपनी आंखों को खोल लिया और वह उस अकेलेपन और अंधेरे से बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। यह देखकर करण के दिल में एक तेज दर्द उठा और उसने अपने एक हाथ से उसकी आंखों से आंसुओं को साफ किया और सिर्फ उसे ना जाने क्या सूझा, वह कायरा की तरफ झुका और हल्के से उसके माथे को चूम लिया। और जैसे ही उसने कायरा के शरीर को टच किया वैसे ही कायरा का पूरा शरीर एकदम से ही कांप उठा और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद ही करण उसे दूर हो गया और उसने बालों को हल्के से सहलाया, जिसके कारण कायरा ने अपनी आंखों को खोला। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार करण की इस हरकत पर उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था और ना ही कोई इरिटेशन हो रही थी। वह इस वक्त बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी छोटे बच्चे की तरह। और उसकी मासूमियत को देखकर करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने उस वायलिन को अपने कंधे पर रख लिया और अपनी आंखों को बंद किया। फिर उसने बजाना स्टार्ट किया, लेकिन जब उसने उस वायलिन को बजाया तो इस बार उसकी धुन बिल्कुल अलग थी, जिसके कारण वहाँ पर फैली हुई मासूमियत जैसे एकदम से ही खुशी में परिवर्तित होने लगी हो। और वहाँ का माहौल बिल्कुल फ्रेश हो गया था और वहाँ भी काफ़ी अच्छी तरीके से वायलिन बजा रहा था, किसी प्रोफेशनल की तरह। वहीं कायरा बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर तक वैसे ही वायलिन बजाने के बाद करण ने उसे बजाना बंद किया और हल्की से अपनी आंखों को खोला और सबसे पहले अपनी आंखों के सामने कायरा के चेहरे को देखा। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं उसकी मुस्कुराहट को देखते ही कायरा, जो कि कहीं खोई हुई और दूसरी दुनिया में दिखाई दे रही थी, वह एकदम से ही अपने सेंस में वापस आ गई। और फिर उसने अपने आसपास देखा और फिर करण की तरफ देखा और फिर उसने अपने सामने देखकर उसकी छोटी आंखें हो गई। उसे लग रहा था कि वह कोई सपना देख रही है जिसमें करण ने उसे किस किया है, लेकिन अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसमें करण ने सच में उसे किस किया था। और यह रियलाइज़ करते ही उसकी आंखें एकदम से ही बड़ी बड़ी हो गई और उसने हैरानी से जल्दी से करण के हाथ को पकड़ लिया। और उसके हाथ को पकड़ते ही वह समझ गई कि वह कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि यह एक हकीकत ही थी, जिसके कारण उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। और उसने जल्दी से करण के हाथ को छोड़ दिया और गुस्से से कहा, क्या तुमने मुझे सच में किस किया? और जब करण ने यह सुना तो वह एकदम से ही हैरान हो गया।
उसे लगा कि शायद कायरा को उससे प्यार हो गया है, इसलिए वह इतनी मासूमियत से उसे देख रही। लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि वह सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, बल्कि कायरा खुद ही किसी इमेजिनेशन की दुनिया में थी। यह देखकर कायरा ने गुस्से से कहा, ओह हेलो, मैं तुमसे ही कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम हर बार मेरी इतने करीब क्यों आते हो, मुझसे दूर क्यों नहीं रहते? मैं किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती, फिर तुम क्यों आना चाहते हो? प्लीज़ मुझसे दूर रहो ना, और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाओ। मुझे शांति चाहिए। प्लीज़ बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। वह काफ़ी इरिटेट दिखाई दे रही थी, साथ ही उसकी आंखों में यह सब बोलते समय आंसू आ गए थे। और उसे इतना इरिटेट देखकर करण ने जल्दी से उस वायलिन को एक साइड रखा और उसने जल्दी से कायरा को अपने गले से लगा लिया और उसने पीठ को सहलाने लगा। यह देखकर कायरा खुद को रोते हुए उससे छुड़ाने लगी और गुस्से से कहा, मुझे छोड़ो, मुझसे दूर रहो। लेकिन करण ने उसे नहीं छोड़ा। वह उसे ज़बरदस्ती ही अपने गले से लगाए रहा, क्योंकि वह उसे शांत करना चाहता था। थोड़ी देर तक कायरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर उसने खुद को छुड़ाना बंद कर दिया और वह उसके चेस्ट से लगकर रोने लगी। थोड़ी देर तक वैसे ही रोने के बाद वह चुप हो गई और सिसकियाँ भरने लगी, जिसे देखकर करण ने उसे खुद से दूर किया और फिर उसकी आंखों में आंसू को पोंछते हुए कहा, मुझे माफ़ करना कायू, लेकिन मैं तुम्हें सच में अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम्हें इस वक्त किसी के साथ की सख्त ज़रूरत है। और मैं तुम्हें एक बात काफ़ी अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ को नहीं छोड़ूंगा। और रही बात किस करने की, तो मैंने तुम्हें इसलिए किस किया क्योंकि, और वह उसकी आंखों में देखने लगा। वहीं कायरा उसे अपनी नम आंखों में देख रही थी। यह देखकर करण ने सीरियस होकर आगे कहा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। जब कायरा ने उसकी कही हुई बात सुनी तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं करण ने आगे से कहा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस बार बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस वक्त तुमने किसी की मदद की थी, और उस वक्त तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हो गया था, जिसे हम फर्स्ट साइट लव कहते हैं, वही हुआ था। और दूसरी बात, तुम मुझे इसी बिल्डिंग के बाहर मिली। उस वक्त जब मैंने तुम्हें देखा था ना, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था और मुझे उस वक्त ऐसा फील हो रहा था जैसे कि खुद भगवान भी मुझे तुमसे मिलाना चाहते हो। और फिर तीसरी बात तो मुझे कॉलेज में मिली। ऐसे ही तुमने बार बार मिलकर और तुम्हें देखकर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा आल और तुम्हारी वह तीखी बातें और तभी से मुझे प्यार हो गया। लेकिन तुमने मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। उसकी बातों को सुनकर कायरा अभी भी बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी और वह काफ़ी ज़्यादा शॉक भी थी। वहीं करण ने आगे कहा, मुझे सच में कभी नहीं लगा था कि मैं किसी लड़की से प्यार भी कर सकता हूँ, और ना ही मैंने किसी लड़की से प्यार करने के बारे में सोचा था। लेकिन पता नहीं तुमने ऐसा क्या था कि तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया। और जब तुमने स्वर्ण सिंह का मर्डर किया तब भी मुझे एक पल के लिए भी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने तुमसे प्यार किया है, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि वह इसी के लायक है। मेरा दोस्त हमेशा कहता था कि मैंने तुमसे प्यार करके सही नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी कभी भी बातों को नहीं सुना। जब तुम्हारे बारे में अगर कोई गलत कहता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं एकदम से ही आग बबूला हो जाता हूँ। जब तुम्हें चोट लगती है तो उसे कई ज़्यादा मुझे दर्द होता है। तुम्हारी आंखों में आंसुओं को देखकर मेरी आंखें भी नम हो जाती है। अगर इसी प्यार नहीं कहते तो क्या कहेंगे? पता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसी लड़की से प्यार करूँगा जिसके पास फीलिंग ही ना होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे तुम मिली और तुमसे मुझे प्यार हुआ। मैंने सच में आज तक तुम जैसी लड़की को नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रोना चाहता हूँ, तुम्हारे गुस्से को भी हर हंसकर सहना चाहता हूँ, तुम्हारे हर दुख को मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपने हाथों से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाकर तुम्हें खिलाना चाहता हूँ।
तुम्हारे सिर को अपनी गोद में रखकर तुम्हें प्यार से सुलाना चाहता हूँ। साथ ही तुम्हारे हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ और तुम्हें हर पल खुश देखना चाहता हूँ। और वह फिर रुक गया और वह कायरा की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? क्या तुम मुझे अपने सारे सपने, सारी बातें, सारे दुख सब कुछ बताओगी? क्या तुम मुझे सिर्फ़ एक मौका अपनी लाइफ़ में आने का दोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी लाइफ़ को मैं खुशियों से भर दूँगा, तुम्हारी हर एक बुरी यादों को तुम्हारी दिमाग से मिटा दूँगा। बस तुम मुझे एक बार हाँ कर दो और मुझे अपना बना लो। प्लीज़ कायरा। बहुत जी ली मैंने अपनी अकेली ज़िंदगी, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड हँसी और खुशी के साथ जीना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा इसमें साथ दोगी? कायरा उसकी हर एक बात को काफ़ी गौर से सुन रही थी और उसकी एक-एक बात उसके सीधे दिल में लग रही थी, जिसके कारण उसकी आँखों से आँसू भी निकलने लगे थे और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि करण उसे सच में प्रपोज़ कर रहा है। यह सच में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। यह सिर्फ़ उसके लिए ही अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बल्कि यह सब करण के लिए भी सेम था, क्योंकि उसे भी नहीं लगा था कि वह अपनी फीलिंग्स को इतनी आसानी से और क्लियरली कायरा को बता देगा। बाय रश्मि परवानशी। अब क्या होगा आगे? क्या सच में कायरा उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी या फिर वह उसे इनकार कर देगी? कमेंट में बताना मत भूलना। रात का समय करण और अजय दोनों ही सुनसान जंगल में पहुंच गए थे और उन्होंने लोकेशन को ट्रैक करते हुए कार को थोड़ी दूर पर रोक दिया था और फिर वह पैदल ही आगे की तरफ बढ़ गए और वहां पर बस अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जिसके कारण दोनों ही ने अपनी आंखों पर नाइट विज़न लगा रखा था। साथ ही वहाँ पर हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे को चीरते हुए जंगली जानवरों की आवाज़ काफ़ी तेज़ सुनाई दे रही थी, जिसके कारण ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जानवर उन दोनों के आसपास ही हैं। और उसे अंधेरे को देखते हुए और जंगली जानवरों की आवाज़ सुनकर अजय ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, यार यह यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है? मैंने आज तक इतना घंघोर अंधेरा नहीं देखा। उसकी बात सुनकर करण एक पल के लिए रुका और उसने अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कहीं तुझे डर तो नहीं लग रहा है ना? इस अंधेरे को देखकर जो तू ऐसी बेबुनियादी बातें कर रहा है। उसकी बात सुनकर अजय ने झेपते हुए थोड़ी अकड़ दिखाते हुए कहा, अरे मैं क्यों डरूंगा? मैंने तो इससे भी ज़्यादा अंधेरी जगह पर अपने मिशन पर गया हूँ। और फिर उसने थोड़ा बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन यहाँ पर यह जंगली जानवरों की आवाज़ सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहीं उसके बड़बड़ाने की करण ने काफ़ी अच्छी तरीके से सुन लिया था, जिसके कारण उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। और फिर उसने थोड़े सख्त लहजे में कहा, चुपचाप से अपने मिशन पर ध्यान दो, ना कि इन जंगली जानवरों की आवाज़ पर, समझे? उसकी बात सुनकर अजय अपना मुंह टेढ़ा करते हुए करण की तरफ देखने लगा और फिर वह वहाँ की नज़ाकत को देखते हुए चुपचाप से आगे की तरफ बढ़ने लगा। वह दोनों जब थोड़े दूर आगे पहुँचे तो उन्होंने इधर उधर देखा तो वहाँ पर बड़े बड़े पुराने ज़माने की घर बने हुए थे और उन घरों को वहाँ पर देखकर वह दोनों की काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वहीं अजय ने इधर-उधर देखते हुए कहा, अरे भाई ये क्या है? ऐसे घनघोर जंगल में यह घर कहाँ से आए? उसकी बात सुनकर करण ने भी इधर-उधर देखते हुए थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा, अब मुझे क्या पता? मैं थोड़ी ना यहाँ पर आता-जाता रहता हूँ, जो मुझे पता होगा। यह सुन अजय ने इधर-उधर देखते हुए कहा, हाँ सही कहा, तुम थोड़ी ना आते-जाते रहते हो। अगर तुम नहीं आते तो यहाँ पर आता कौन है? और वह भी ऐसे काली झाड़ियों जंगल में जहाँ पर कई सारे जानवर भी रहते हैं। पता नहीं कौन इतना हिम्मत वाला इंसान है जो कि यहाँ पर रहता होगा। और मैं तो यही सोच-सोच कर हैरान हूँ कि यह घर आखिरकार कौन-सी हिम्मत वाले कारीगरों ने बनाए होंगे यहाँ। यार इन सभी की हिम्मत के लिए एक अवार्ड देना। तो तभी एकदम से ही करण ने उसके मुंह पर हाथ रखकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से अजय एकदम से ही चुप हो गया और करण ने उसे आंखों में चुप रहने का इशारा किया और फिर वह अलर्ट होकर जल्दी से कुछ पेड़ों के पीछे छुप गए। तभी उन्होंने कुछ ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स को एक
इमारत से निकलते हुए देखा। वह सभी लोग चाइनीज़ थे और सभी के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, और जब उन दोनों ने उन सभी को देखा तो दोनों की आंखें छोटी हो गई थी और अब दोनों ही चेहरे काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। और तभी उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में ना जाने क्या इशारे किए, और फिर उन्होंने जल्दी से अपनी गन को लोड किया। तभी एक साथ 3-4 गोलियां को एक साथ एक बार में ही फायर किया गया, और उनका निशाना इतना सटीक था कि वह सभी लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा बेलमेट नज़र आ रहे थे, वह सभी लोग ज़मीन पर ढेर हो गए थे। उन दोनों की गन में ही साइलेंस लगा हुआ था, जिसकी वजह से गन चलने की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी थी। और फिर दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ इशारा किया और आगे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर तक इधर उधर छुपते छुपाते हुए वह एक जगह पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचते ही वह दोनों ही जल्दी से एक जगह छुपे और फिर अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए वहाँ पर क्या हो रहा है यह देखने लगे। वहाँ पर हर तरफ आग की मशालें जल रही थी, जिसके कारण सभी के चेहरे काफ़ी आसानी से देखे जा सकते थे। साथ ही वहाँ पर कई ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। साथ ही वहाँ पर 2 किंग साइज सोफ़े पर बैठे हुए थे, जिस पर आमने-सामने 2 ब्लैक बिज़नेस सूट पहने हुए आदमी बैठे हुए थे। दोनों के ही चेहरे काफ़ी अजीब थे, और साथ ही उन दोनों के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था, जिसके से एक तो इंडियन लग रहा था और दूसरा कोई फ़ॉरेन लग रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों के ही बीच में कोई डील होने वाली है। वहीं उन दोनों को देखकर करण और अजय दोनों की ही आंखें छोटी हो गई। वहीं अजय ने धीरे से उन इंडियन आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अरे यह तो नवीन भाटिया है ना, दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर, और यह भी शायद रोहित सिंह के अंडर में काम करता है और इनके पीछे सीक्रेट एजेंट भी लगे हुए हैं। हे भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना खतरनाक जंगल इसका अड्डा होगा। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आता यह अभी तक यहाँ पर रह कर जिंदा कैसे है। इसे तो अभी तक किसी जानवर का भोजन बन कर ऊपर पहुँच जाना चाहिए था। सच में यह तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला इंसान है जो अभी तक जिंदा बैठा हुआ है। वहीं उसकी बातें सुनकर करण गुस्से के साथ उसकी तरफ देखा और उसने थोड़े गुस्से के साथ कहा, तुम अपना मुंह बंद करोगे या फिर नहीं। यह सुनकर अजय एकदम से ही चुप हो गया, लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और उसने करण की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आरुष आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा था। वह यहाँ पर क्या करने आया था जो इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब ऐसे अंधेरे जंगल में कोई घूमने के लिए तो नहीं आएगा, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट ज़रूर है। और मुझे एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार कायरा और आरुष के बीच में रिश्ता कौन सा है, और कायरा आरुष को कैसे जानती है। वह दोनों कॉलेज में तो किसी अजनबी की तरह रहते थे और ना ही कभी एक दूसरे से कभी बात करते थे, तो फिर यह एक दूसरे को जानते कैसे हैं। पता नहीं यार, यह दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, और वह अपने सर को खो जाने लगा। वहीं उसके फिर से बकबक को सुनकर करण ने अजय की तरफ अपनी तिरछी नज़रों से उसे देखा, और यह देखकर अजय एकदम से चुप हो गया। वहीं करण ने गुस्से से अपने मन में कहा, पता नहीं मैं क्या सोचकर इसे अपने साथ लेकर आया था। ज़रूरत क्या थी इसे अपने साथ लाने की। और फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अजय की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मैं देख कर आता हूँ कि आरुष कहाँ है। यहाँ पर इन पर अच्छे से नज़र रखना, साथ ही अपना ख्याल भी, और अपने मुंह को तो थोड़ी देर के लिए बंद ही रखना, ओके। और वह कुछ भी सुनने बिना जल्दी से वहाँ से निकल गया। वहीं यह देखकर उसकी बात सुनकर अजय ने अपना मुंह बनाया और फिर वह उन सभी की तरफ देखने लगा, और जैसे कि उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उन दोनों के ही बीच में एक डील हो रही थी, जो कि ऐसी वैसी डील नहीं थी बल्कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, जहाँ पर वह चाइनीज़ इंसान नवीन भाटिया से राइफल को खरीद रहा था। और यह देखकर अजय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, और फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल गए। वहीं दूसरी तरफ करण छुपते छुपते हुए और आरुष को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी एक बॉडीगार्ड की नज़र उस पर पड़ गई, जिसके कारण उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने जल्दी से कहा, रुको, कौन हो तुम। और वह धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर करण ने कदम के कदम खुद ब खुद वहीं पर रुक गए।
और उसने अपनी आँखों को बंद कर दिया और फिर उन्हें जल्दी से खोला और अपने गन को लोड करते हुए पीछे पलटकर जल्दी से शूट गया, जिसकी वजह से वह वहीं पर ढेर हो गया। लेकिन तभी एक दूसरा बॉडीगार्ड भी वहाँ पर आ गया और करण को देखते ही वह ज़ोर से चिल्लाया, जिसकी वजह से सभी लोग एकदम से ही अलर्ट हो गए। वहीं नवीन भाटिया और चाइनीज़ इंसान के चमचे भी अलर्ट हो गए और वहाँ पर भगदम मच गई और सभी बॉडीगार्ड ने जल्दी से उन दोनों को प्रोटेक्ट कर दिया। वहीं यह सुनकर अजय ने अपने सिर को पीट लिया और फिर वह भी जल्दी से अलर्ट हो गया। वहीं करण ने उस बॉडीगार्ड को भी शूट कर दिया और वह जल्दी से दूसरी तरफ भागा और उसे जितनी भी बॉडीगार्ड मिलते जा रहे थे वह उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं नवीन भाटिया ने जोर से अपने बॉडीगार्ड पर चिल्लाया, यहाँ पर ऐसे भूत बनकर क्या खड़े हुए हो, क्या हुआ है, जल्दी से देखो वहाँ पर जाकर। यह सुनकर सभी लोग उस तरफ जल्दी से भाग गए। वहीं अब अजय को भी छुपना सही नहीं लगा और वह भी अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथों में गन को पकड़ लिया और एक एक करके सभी को शूट करने लगा। और जैसे ही सभी लोगों ने यह देखा, सभी लोग हैरानी से इधर उधर देखने लगे। वहीं जब सभी ने एक एक बॉडीगार्ड को नीचे टपकते हुए देखा तो सभी लोग जल्दी से अपने सिर को घुमाकर इधर उधर देखने लगे। वहीं तभी एक बॉडीगार्ड की अजय पर नज़र गई और उसे देखते ही वह ज़ोर से चिल्लाया, वहाँ पर कोई है, जिसकी वजह से सभी बॉडीगार्ड उसकी तरफ देखने लगे और फिर सभी लोगों ने जल्दी से अपनी गन को बाहर निकाला और उस तरफ शूट करने लगे। यह देखकर अजय जल्दी से वहाँ से दूसरी तरफ भागा। वहीं दूसरी तरफ करण भी पूरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि वहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड थे जिसने उसे घेर कर रखा हुआ था और उसकी गन भी खाली हो चुकी थी, जिसके कारण उसने अपने सर को पकड़ लिया और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई गन की तरफ देखा और वहीं उसी तरीके से देखकर सभी बॉडीगार्ड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह सभी लोग एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी करण ने उस गन को एक बॉडीगार्ड के मुंह पर मारा और फिर उसने एक एक सभी को कुछ मिनटों के अंदर ही ज़मीन पर ढेर कर दिया था। लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई थी, क्योंकि वह बॉडीगार्ड सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बेलमेट थे। और फिर वह खुद को संभालते हुए जल्दी से आरुष को ढूंढने लगा। तभी वह जल्दी से उसको ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचा और वहां पर पहुंचते ही उसने फर्श की तरफ देखते ही वहां पर आरुष बेहोश पड़ा हुआ था, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसके पूरे शरीर खून से लथपथ था और वह तो अपने होश में भी नहीं था। यह देखकर करण एकदम से ही हैरान हो गया और फिर जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा और सबसे पहले जल्दी से उसके हाथ और पैरों को खोल दिया और फिर उसके मुंह पर लगे हुए टेप को भी वह जानता था कि आरुष इस वक्त चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से उसे अपने कंधों पर उठाया और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। साथ ही उसने जल्दी से एक बॉडीगार्ड के हाथ में से एक गन को लिया और जो भी उसके सामने आ रहा था वह उसे शूट करते हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अजय भी सभी के साथ लड़ाई ही लड़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर हर तरफ बस खून ही खून दिखाई दे रहा था, जिसके कारण नवीन भाटिया का भी दिमाग ख़राब हो गया था और वह उस चाइनीज़ ने गुस्से से साथ चाइनीज़ भाषा में कहा, यह सब क्या हो रहा है। यह सुनकर नवीन भाटिया उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसने गुस्से से अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से पकड़ो उन्हें जो यह सब कर रहे हैं, वरना तुम लोगों की खैर नहीं है। यह सुनकर सभी के शरीर कांप गए और माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आ गई। अब वह बॉडीगार्ड भी क्या कर सकते थे, उनसे जितना हो रहा था वह उतना कर रहे थे बेचारे। करण आरुष को लेकर भाग ही रहा था कि तभी सामने से आकर कई सारे बॉडीगार्ड ने उसे घेर लिया और जब करण ने यह देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी आ गई और फिर उसने गन को देखा तो वह भी खाली हो चुकी थी। यह देखकर उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा परेशानी की लकीरें छा गई। वह बॉडीगार्ड अब उसके ऊपर अपनी गन को ताने हुए थे। अगर वह 1 इंच भी हिला तो वह उसके शरीर को छलनी करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तभी एक एक करके बॉडीगार्ड नीचे ज़मीन पर गिरने लगे और जैसे ही यह सभी ने देखा वैसे ही सभी लोग इधर उधर हैरानी से देखने लगे। वहीं यह देखकर करण भी हैरान था। गोलियां बॉडीगार्ड के पीछे से आ रही थी, जिसके कारण वह सभी बॉडीगार्ड कुछ मिनटों के अंदर ही ज़मीन पर पड़े हुए थे और वह तरफ से
खून ही खून हो गया था। और जब करण ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो वहाँ पर कायरा को देखकर उसके चेहरे पर एकदम से ही टेंशन और घबराहट को साफ देखा जा सकता था। बाय रश्मि पुरवंशी। 2 मिनट में ही वहाँ पर सारे बॉडीगार्ड ज़मीन पर ढेर हो गए थे और यह देखकर करण काफ़ी ज़्यादा हैरान था। और जब उसने अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर कायरा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन थे। जब करण ने कायरा को देखा वैसे ही उसके चेहरे पर टेंशन और परेशानी के भाव आ गए। कायरा ने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और उनके दोनों हाथों में ही बंदूकें थी और साथ ही उसने अपनी पीठ पर बैग को टांग रखा था। उसे देखकर करण जल्दी से कायरा की तरफ बढ़ा और उसने गुस्से के साथ कायरा को देखकर कहा, कायू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम बस घर पर ही रहना और कहीं भी मत जाना। फिर तुम मेरे मना करने के बावजूद भी क्यों यहाँ पर आई? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर आना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। यह कोई ऐसी वैसी जंग नहीं है। यहाँ पर एक आदमी को मारना है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत खतरा है। तुम्हें मेरी बात को क्यों नहीं मानी, क्यों यहाँ पर आई? लेकिन वहीं कायरा का ध्यान तो करण पर था ही नहीं और ना ही उसकी एक भी बातों पर था। उसका पूरा ध्यान तो बस करण के कंधे पर खून से लथपथ आयुष पर था, जो कि बेहोश था। जैसे ही उसने आयुष को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था और वह गुस्से की वजह से पूरी तरीके से लाल हो गई थी। साथ ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही चेंज हो गए थे और अब वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। और फिर उसने अपनी आंखों से करण की तरफ देखा और जैसे ही करण ने उसकी आंखों को देखा वैसे ही उसके शब्द जैसे गले में ही अटक गए और वह उसे देखकर एकदम से ही शॉक हो गया। यह पहली बार था जब उसने कायरा का यह रूप देखा था। वहीं कायरा ने सब कुछ इग्नोर करते हुए गुस्से के साथ कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ कि यह कैसी जंग है और कैसे लोग हैं, लेकिन पहले मुझे तुम बस यह बताओ कि क्या वह लोग अभी तक मरे या फिर नहीं। उसकी बात सुनकर करण ने आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई और उसके मुंह में तो जैसे दही जम गया था, क्योंकि उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन उसने फिर भी बड़ी मुश्किल से अपने मुंह को कुछ कहने के लिए खोला ही था कि तभी वहाँ पर बचते बचते हुए अजय भी आ गया। और जब उसने कायरा को देखा तो वह भी एकदम से ही जम गया और उसने हैरानी के साथ कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन कायरा का ध्यान तो करण पर था और वह उसे आंसर चाहती थी, लेकिन करण तो जैसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। यह देखकर कायरा ने गुस्से से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम बताओगे वह लोग मरे या फिर नहीं? और जब अजय ने यह सुना तो वह अपने सेंस में वापस आया और उसे याद आया कि यह कायरा ही थी जिसकी वजह से वह दोनों यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर आयुष को बचाने के लिए आए थे। और जब वह दोनों उसे बचाकर यहाँ से बचते और बचाते हुए जा रहे थे, लेकिन उसे हमारी फ़िक्र करने की छोड़कर इसकी पड़ी है कि वह लोग मरे कि नहीं। और यह सब उसके दिमाग में आते ही उसका चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से की वजह से लाल हो गया और उसने कायरा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, वाह क्या बात है, तुम तो सच में काफ़ी कमाल की लड़की हो। मतलब हम दोनों अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे दोस्त को यहाँ पर बचाने के लिए आए और तुम्हें हम दोनों की परवाह करने की छोड़कर यह पड़ी है कि वह लोग मरे कि नहीं। तुम चाहती क्या हो और तुम्हें क्या लगता है कि वह लोग कोई ऐसे वैसे हैं जो हम उन्हें मार देंगे? वह लोग गैंगस्टर है जिसमें से एक तो यहाँ का नहीं बल्कि चाइना का है। अगर उसे हम लोगों ने कुछ भी किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और उसकी पूरी गैंग यहाँ पर आकर हम लोगों को ढूंढकर हमें बर्बाद कर देगी। लेकिन यह सब कुछ मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, तुम्हें तो इसके बारे में बताना ही बेकार है, क्योंकि तुम तो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हो। तो फिर तुम क्या ही जानो इन सब के बारे में? कहीं जब कायरा ने उसकी कही हुई बात को सुना तो उसने अपना सर घुमाकर अजय की तरफ अपने तेज़ी निगाहों से देखा। वहीं अजय ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, बल्कि उसने करण की तरफ देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार करण, अब हम और ज़्यादा यहाँ पर नहीं रोक सकते। अब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वह लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं
और कभी भी आते होंगे। अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। जब करण ने उसकी कही हुई बात सुनी तो वह अपने सेंस में वापस आ गया और उसने अपना सर घुमाकर अजय की तरफ देखा। बेचारा अभी भी सदमे में ही लग रहा था। जब अजय ने उसे ऐसे मूर्ति की तरह देखा तो उसने गुस्से के साथ कहा, मैं तुझसे कुछ बोल रहा हूँ, चल रहा है यहाँ से, वह लोग आते ही होंगे, जल्दी कर। ऐसे मूर्ति की तरह खड़े मत हो वरना हम भी पकड़े जाएंगे। उसकी बात सुनकर करण ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं उसकी बात सुनकर कायरा को पता चल गया था कि वह लोग अभी तक नहीं मरे हैं, जिसके कारण उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया और वह उस तरफ ही बढ़ गई। वहीं जब यह करण और अजय ने देखा तो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। वहीं करण ने जल्दी से कायरा को रोकते हुए कहा, कायरा कहाँ पर जा रही हो, हमें यहाँ से निकलना होगा, वह लोग बहुत हैं और वैसे ही इनसे फालतू की मुसीबत लेना ठीक नहीं रहेगा। अजय ने बिल्कुल सही कहा था, इसलिए हमें आप जल्दी से जल्द निकलना होगा। वहीं उसे जाते हुए देखकर अजय ने अपने मन में कहा, लगता है यह लड़की हमें मरवा कर ही मानेगी।